Good morning, friends. My name is C. Rahul Jain. Today we are discussing e-invoice. Very important topic for the industry and for the students. बहुत सारे डॉक्यूमेंट जीएसटी में होते हैं अलग अलग. जब हमारे देश में जीएसटी आया 2017 में, तो बेसिकली हमारा मेन जो एरिया था वो ये था कि हमें टैक्स इनवॉइस इशू करना है, हमें बिल ऑफ सप्लाई इशू करना है इन केस ऑफ एग्जम्प्टेड गुड्स, डिलीवरी चालान इशू करना है नॉन सप्लाई के लिए, रिसिप्ट वाउचर, डिलीवरी वाउचर, ये सारे डॉक्यूमेंट हमें इशू करने थे. और ये सारे डॉक्यूमेंट हमें इशू करने थे अपने सॉफ्टवेयर में. वो सॉफ्टवेयर चाहे वो टैली हो, विजी हो, ईआरपी हो या कुछ भी सॉफ्टवेयर हो, उसको हमें वहां पे रिकॉर्ड करना था और उसको रिपोर्ट करना था जीएसटीआर 1 में या गवर्नमेंट के पोर्टल पे. जब गवर्नमेंट के पोर्टल पे आप कोई चीज रिपोर्ट करते हो तो गवर्नमेंट का पोर्टल उसको वैलिडेट भी करता है कि जो आप चीज डाल रहे हो सही डाल रहे हो कि नहीं डाल रहे हो, ये इसका जीएसटी नंबर सही है कि नहीं है, इसकी डिटेल सही है कि नहीं है, उसको वैलिडेट जीएसटी पोर्टल करता है. तो ये हम डालते थे सारा का सारा जीएसटीएन, जिसको हम बोलते हैं कॉमन पोर्टल. कॉमन पोर्टल हम इसको इसलिए बोलते हैं जीएसटीएन को क्योंकि यहां पे सारी की सारी स्टेट, यूटी और सेंट्रल गवर्नमेंट इस पोर्टल को यूज कॉमनली करती है. इस पोर्टल पे ईयर एंड में, मंथ एंड में इतना लोड हो जाता है कि भाई ड्यू डेट पे हमारी काम करने की आदत है, ड्यू डेट पे है, तो इसमें इतना लोड हो जाता है. तो जब हमने ई वे बिल को इंट्रोड्यूस करा तो हमने एक अलग से पोर्टल बनाया जिसको हैंडल कर रहा है एनआईसी. एनआईसी एक थर्ड पार्टी वेंडर समझ लो आप, वो इसको ई वे बिल पोर्टल को हैंडल कर रहा है. और ई वे बिल क्यों बनाया गया? क्योंकि जितने भी इनवॉइस हम बना रहे थे उसको हम रिकॉर्ड तो कर रहे थे अपने अकाउंटिंग में, बट उसको अल्टर, एडिट, डिलीट करने का ऑप्शन हमारे पास हमेशा अवेलेबल रहता है. एक बंदे ने बिल बना के गुड्स डिलीवर कर दिया और शाम को फोन आया, एक काम कर, ये बिल डिलीट कर दे क्योंकि अब गुड्स वाला काम तो हो गया, माल मिल गया मुझे, इस बिल को डिलीट कर दे, इस बिल को अल्टर कर दे. बड़ा आसान होता है कि हम कोई बिल बनाए उसको डिलीट कर दें, बिल बनाए उसको एडिट कर दें, क्योंकि रिकॉर्ड तो हमने अपने ही अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में उसको किया है. गवर्नमेंट की वेबसाइट पे सिर्फ रिपोर्ट किया है, वो भी कब? अगले पीरियड्स में. इस बात से गवर्नमेंट को बड़ी दिक्कत थी. गवर्नमेंट ने बोला जी ई वे बिल का कंसेप्ट लाया जाए और रिकॉर्ड भी ई वे बिल पोर्टल पे किया जाए मूवमेंट ऑफ गुड्स को, और उसकी रिपोर्टिंग जीएसटीआर 1 में ई वे बिल पोर्टल के थ्रू करवाई जाए. तो यहां पे रिकॉर्डिंग जो है हमने ई वे बिल पोर्टल पे करवाई और उसके बाद उसकी रिपोर्टिंग हमने जीएसटीआर 1 में करा दी. और इसका पोर्टल मैंने बताया आपको अलग रखा गया है. हमने अलग पोर्टल रखने का कारण क्या है? ताकि क्योंकि हमारे देश में एक दिन में लाखों ई वे बिल बनते हैं और सबसे बड़ी बात, ई वे बिल पोर्टल कुछ वैलिडेट नहीं करता. उसको बोलोगे ट्रक नंबर DL08 और वो गाड़ी का नंबर नहीं है, वो तो किसी बाइक का नंबर है, वो कहेगा ओके है. आप बोलोगे पार्टी का नाम राम एंड श्याम कंपनी या कुछ और लिख दोगे तो वो कह देगा ओके है. मेरे पास इतना टाइम नहीं है. बस वो आपका जीएसटी नंबर वैलिडेट करता है, उसके अलावा ई वे बिल पोर्टल कुछ वैलिडेट करने का काम नहीं करता और ये नैनो सेकंड में काम करता है. जबकि हमारा जो जीएसटीएन थोड़ा स्लो चलता है और ये थोड़ा टाइम लेके वैलिडेट करके चीजों को आगे बढ़ता है, इसलिए थोड़ा स्लो काम करता है. तो दोनों का पोर्टल अलग अलग रखा गया. उसके बाद लाया गया, ये लाने के बाद ई वे बिल लाया गया. उसके बाद गवर्नमेंट ने एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करा, ई इनवॉइस का. सर ये ई इनवॉइस का कंसेप्ट क्यों लाया गया? हमारे इन दो सिस्टमों में कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं. क्या कमी है सर? इनवॉइस को तो हम अपने सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड कर देते हैं, अल्टर कर देते हैं, एडिट कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं. चलो जी मान लो हम ई वे बिल में हम जाते हैं, ई वे बिल के अंदर अगर हम देखें तो ये सिर्फ गुड्स के लिए है, सर्विस के लिए ई वे बिल नहीं बनाया जाता. तो बताओ सर्विस वाली ट्रांजैक्शन को हम गवर्नमेंट की पोर्टल पे कहां लेके जाएं, कैसे लेके जाएं? तो
ई वे बिल का जो कंसेप्ट है बेसिकली वो गुड्स और सर्विस दोनों के लिए है। और कुछ लोगों को लगता है सर अब तो हमारा इनवॉइस ही गवर्नमेंट पोर्टल पे जाके बनाना पड़ेगा। ऐसा मिथ आप मत पालना, ऐसा नहीं है। आपको आज की डेट में भी जो अपना इनवॉइस है वो रिकॉर्ड अपने टैली सॉफ्टवेयर पे या जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो उसी में करना है रिकॉर्ड, बट आपको रिपोर्ट करना है अलग पोर्टल पे जिसका नाम है ERIRP। IRP एक सॉफ्टवेयर है, एक पोर्टल है जिसको NIC आज की डेट में चला रहा है। और भी बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर इसमें आएंगे, अभी NIC के पास है ये पोर्टल। और इसको भी हम कॉमन पोर्टल बोलते हैं। कॉमन पोर्टल इसलिए बोलते हैं क्योंकि सारी स्टेट और सारी सेंट्रल गवर्नमेंट यूटी इस पोर्टल को यूज करेंगी। बहुत लोग सोचते हैं सर ये पोर्टल क्या करेगा। ये पोर्टल आपके इनवॉइस को रिकॉर्ड नहीं करेगा, आपके इनवॉइस की रिपोर्टिंग होगी। यहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं होगी, रिपोर्टिंग होगी इस पोर्टल पे। सर ये रिपोर्टिंग क्यों करवाई जा रही है, क्या लॉजिक है इसका, क्यों हम ये रिपोर्टिंग करवा रहे हैं, क्या कारण है? सबसे बड़ा कारण तो आपको बता दिया मैंने, टैक्स इवेजन का सबसे बड़ा कारण है। और भी बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि हमारा जो इनवॉइस है वो कहीं रिपोर्ट ही नहीं हो रहा, रिपोर्ट हो भी रहा है तो बहुत लेट हो रहा है और चेंज होने की बहुत संभावना है। हमने कहा जी आप रियल टाइम बेसिस पे अपने इनवॉइस को रिपोर्ट करो गवर्नमेंट के पोर्टल पे। अब मान लो आपने गवर्नमेंट के पोर्टल पे एक इनवॉइस रिपोर्ट कर दिया और शाम को जीएसटी ऑफिसर आपके फैक्ट्री ऑफिस में आ गया, कहता जी आपने एक इनवॉइस रिपोर्ट की है गवर्नमेंट के पोर्टल पे, आप अपना स्टॉक चेक कराओ। उसके पास वो इंफॉर्मेशन पहले से आ गई है जो आप पहले देते नहीं थे, आपके टेली काउंटर में होता था। तो कह रहे जी अपना स्टॉक चेक कराओ, मेरे पास आपका ई इनवॉइस है, मेरे पास आपकी ई इनवॉइस की डिटेल है, आप अपना स्टॉक चेक कराओ मुझे। तो सारी इंफॉर्मेशन रेडीली अवेलेबल है कहां पे, गवर्नमेंट के कॉमन पोर्टल पे। उस कॉमन पोर्टल पे सारी चीजें आपकी इनवॉइस की अवेलेबल है, जो पहले अवेलेबल तो थी बट बहुत लेट अवेलेबल होती थी, या होती भी थी तो अल्टर चेंज होके एडिट होके सामने रखी जाती थी। तो ई इनवॉइस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो रीजन ये हो गया सर ई इनवॉइस का, और क्या कारण है हम गवर्नमेंट ई इनवॉइस क्यों लाना चाहती है? हमारे देश में आपने देखा होगा इनवॉइस का कोई फॉर्मेट नहीं है स्टैंडर्ड। अगर आप किसी राम एंड कंपनी में चले जाओ तो उसका इनवॉइस का फॉर्मेट अलग है, श्याम एंड कंपनी में चले जाओ तो उसका इनवॉइस का फॉर्मेट अलग है, हर दुकानदार का इनवॉइस का फॉर्मेट अलग है। कोई लिख रहा है जी ऊपर इनवॉइस नंबर यहां लिख रहा है, कोई लिख रहा है वहां साइड में, कोई लिख रहा है नीचे, कोई लिख रहा है बीच में, किसी का कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है। हाँ वो अलग बात है कि हमने कुछ आइटम ऐसी दी हैं जो कि आपके इनवॉइस में होनी चाहिए, सेक्शन 17 में होनी चाहिए, वो सारी बातें तो हम दे रहे हैं आपके इनवॉइस में, बट उसका फॉर्मेट स्टैंडर्डाइज नहीं है। उस फॉर्मेट को स्टैंडर्डाइज करना क्यों जरूरी है? सर हमारे को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट करना है। अब हमारा इनवॉइस सब जगह जाए तो सबको समझ में आए, इवन मशीन को भी समझ में आए हमारा टैक्स, कि हमारा टैक्स इनवॉइस पे लिखा गया है। आज की डेट में ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत कम से कम हो, उसके लिए गवर्नमेंट बड़े प्रयास कर रही है। और मोदी जी का तो खास सपना है, उनके दो सपने बहुत बड़े हैं, मेक इन इंडिया एंड डिजिटल इंडिया। तो डिजिटल इंडिया को प्रमोट करने के लिए ये कंसेप्ट लाया गया कि हमारे देश में जो प्रोसेसिंग कॉस्ट, प्रोसेसिंग टाइम, अकाउंटेंट जो इनवॉइस प्रोसेस करने में लगा देते हैं, उसकी डेबिट क्रेडिट एंट्री करने में लगा देते हैं, वो इनवॉइस प्रोसेसिंग ऑटोमेटिक सिस्टम से, सॉफ्टवेयर से हो जाए। तो ई इनवॉइस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मेन पर्पस है टाइम बचाना, कॉस्ट बचाना, टैक्स इवेजन को बचाना, और सबसे बड़ा कारण स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट रखना इनवॉइस का, ताकि वो कंपेरेबल रहे और इंटरनेशनल मार्केट में या नेशनल मार्केट में हमारा इनवॉइस सब लोगों का स्टैंडर्ड बने। तो इसको हम लोगों को जो मिथ है कि इसको हम गवर्नमेंट की पोर्टल पे ही बनाएंगे, ये मिथ आप छोड़ दो। ये इनवॉइस किसको बनाना है, किसको नहीं बनाना, कब बनाना है, कैसे बनाना है, कब ये कैंसिल करना है, कब इसका अमेंड कर सकते नहीं कर सकते, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में एंड तक करूंगा।
तो ये हमारा ई इनवॉइस का कंसेप्ट है जो हमारे गवर्नमेंट लेके आई। इसको हम थोड़ा सा और समझते हैं, इसका बैकग्राउंड समझते हैं कि सर इसका बैकग्राउंड क्या है। ये हमने समझ लिया। अब हम बात करते हैं कि सर ये एप्लीकेबल किन किन लोगों के ऊपर है। तो जीएसटी काउंसिल ने ये अप्रूव किया है 37 मीटिंग जो कि हेल्ड हुई थी 20 सितंबर 2019 को। और इनिशियली ये ई इनवॉइस बनाया जाएगा B2B क्लाइंट्स के लिए बनाया जाएगा। और कहां बनाया जाएगा सर, कैसे बनाया जाएगा, इसका प्रोसेस मैं आपको समझाता हूं। अभी सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सर ये एप्लीकेबल किसके लिए है। हर किसी के पास तो इतने महंगे लेवल के सॉफ्टवेयर नहीं होते, क्योंकि हम एक बात और चाहते हैं, गवर्नमेंट एक बात और चाहती है कि इस ई इनवॉइस को हम इस तरह बनाए, इसको मशीन भी पढ़ पाए। अगर आप किसी देखेंगे आजकल सब कुछ क्यूआर बेस हो गया है, क्यूआर कोड हर जगह चलता है। तो क्यूआर कोड क्या होता है, मशीन से ही आप सारी जानकारी ले लेते हो कि इस बंदे का क्या इसकी डिटेल है, क्या इसका नाम है, आधार कार्ड पे भी। और हर जगह आजकल क्या हो गया है, क्यूआर कोड धीरे धीरे आने लग जाएंगे। तो क्यूआर कोड का मतलब होता है कि मशीन भी, इंसान के अलावा मशीन भी आपका इनवॉइस पढ़ पाए कि इस इनवॉइस में क्या जा रहा है, कहां जा रहा है और ये गुड्स किसका है। तो हम बात करते हैं जी किस किस के ऊपर ये एप्लीकेबल है, ये हम समझते हैं। एप्लीकेबल किस किस के ऊपर है समझते हैं। ऑल रजिस्टर्ड बिजनेसेस हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर। अब एग्रीगेट टर्नओवर में ध्यान रखना, एग्रीगेट टर्नओवर में क्या आता है आपका, जीएसटी कभी भी नहीं आता। जीएसटी हटाने के पहले की बात हो रही है, जीएसटी मतलब जीएसटी हटा के बात कर रहे हैं। वैल्यू टैक्सेबल सप्लाई लेनी है आपको, और सारी सप्लाई लेनी है, पूरे इंडिया की सप्लाई लेनी है। पूरे इंडिया में आपकी अगर टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा है और किसी भी फाइनेंशियल ईयर में है 2017 से लेके आज तक, जितने किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, एक भी फाइनेंशियल ईयर में अगर आपकी टर्नओवर 500 करोड़ क्रॉस हो गई तो आपको ई वे बिल बनाना जरूरी है। कंपनी चाहे कोई भी हो, प्राइवेट लिमिटेड, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, इंडिविजुअल, उन्होंने बोला है जी एवरी रजिस्टर्ड पर्सन जो रजिस्टर्ड है, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो एचयूएफ हो, चाहे वो कंपनी हो, सब लोगों को ई वे बिल बनाना है। अगर आपकी टर्नओवर 17-18 से लेके आज तक किसी भी फाइनेंशियल ईयर में आपकी टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा हो गई और ये 500 करोड़ की टर्नओवर पूरे पैन इंडिया के बेसिस पे निकालनी है। सर ई इनवॉइस होता क्या है, इसका नाम ये से है इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस, और ये बनाया जाएगा इलेक्ट्रॉनिकली बनाया जाएगा। ऑब्वियसली कैसे बनाया जाएगा, पहली बात तो ये गवर्नमेंट के पोर्टल पे नहीं बनता। गवर्नमेंट के पोर्टल पे इतना ज्यादा लोड हम नहीं दे सकते कि हम गवर्नमेंट के पोर्टल पे जाएं अपना इनवॉइस बनाएं। अरे भाई ये यूट्यूब का चैनल नहीं है, ये गवर्नमेंट का पोर्टल है कि यहाँ कुछ भी डाल दोगे तो वो सेव ही रहेगा हमेशा। बताऊंगा आगे कितने घंटे तक ये ई वे बिल गवर्नमेंट के पोर्टल पे सेव रहता है, उसके बाद ये उड़ जाता है। तो गवर्नमेंट के पोर्टल पे तो खाली रिकॉर्ड होगा, सिर्फ रिपोर्ट होगा, रिकॉर्ड नहीं होगा। पहली बात तो ये होगी सर। और हम बात कर लेते हैं कि ई वे बिल में हमें प्रोसेस क्या रहेगा, इसके बारे में बात करूंगा। तो इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो कि चलाने वाला कौन है आज की डेट में, एनआईसी संस्था है जो कि इस पोर्टल को रन कर रही है। जीएसटीएन को ये पोर्टल नहीं दिया गया क्योंकि जीएसटीएन के पास ऑलरेडी इतना लोड है, उनको हम लोड नहीं देना चाहते। और क्योंकि अगर लोड दे देंगे तो पोर्टल उनका भी बैठ जाएगा लास्ट डेट पे। तो ईआरपी एक पोर्टल है जो कि इस इनवॉइस को बनाएगी नहीं, उसको वैलिडेट करेगी। दोनों बातों में फर्क है सर बहुत बड़ा। बनाएंगे तो हम खुद, वो तो वैलिडेट करेगी। और ये समझ लो ये वेबसाइट एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह है। एक सिक्योरिटी गार्ड आपके घर में रखा हुआ है आपने, वो क्या करता है, आपके घर में जो आ रहा है जा रहा है उससे पूछेगा, हाँ जी भाई साहब आप कौन हो, कहां से आए हो। अरे भाई अगर आपके साथ आ रहा है कोई मेहमान तो आप ही का दोस्त होगा, आप ही का कोई सगा होगा, तभी तो घर में आ रहा है आपके। तो सिक्योरिटी गार्ड की तरह ये फालतू सवाल नहीं करेगा सिस्टम। गवर्नमेंट कहेगी जी आपने हमें बताया ये आपका इनवॉइस नंबर है, ये आपकी डेट है, ये आपका जीएसटी नंबर है, ये आपका पार्टी का नाम है, उसको क्लब करके हम एक
64 डिजिट का एक कोड जनरेट कर देंगे और साथ में एक QR कोड जनरेट कर देंगे। और ये कोड किसी इंसान को समझ आने वाला नहीं है, ये तो मशीन ही पढ़ सकती है ये कोड, कोई इंसान इस कोड को समझ नहीं पाएगा। और गवर्नमेंट चाहती भी नहीं है कि आप समझो, आपको समझना ही क्यों है ये कोड। हम तो कह रहे हैं जी ये कोड आपका जनरेट हो जाएगा, और जब तक आपके बिल पे ये कोड नहीं लिखा होगा आपका बिल वैलिड नहीं है। आप बोलोगे सर मेरे बस की नहीं है ये बिल बनाने, ई इनवॉइस हम नहीं बना रहे, हमारे बस की नहीं है, तो आपका इनवॉइस ही इनवैलिड हो जाएगा। ये बात लिखी हुई है रूल के अंदर कि मैनर हम आपको बताएंगे इनवॉइस कैसे बनाना है, और हम आपको बता रहे हैं इनवॉइस ई इनवॉइस होना चाहिए, और आप नहीं बना रहे तो आपका इनवॉइस इनवैलिड है। आपके सप्लायर जो है वो इनवैलिड इनवॉइस कर रहा है, पेनल प्रोविजन आपके ऊपर अप्लाई हो जाएंगे। तो ये बात हो गई हमारी कि ई इनवॉइस। अब देखते हैं ई इनवॉइस के एडवांटेज क्या हैं। एडवांटेज क्या है जी, ऑटो रिपोर्टिंग हो जाएगी, बहुत अच्छी बात है जी। अभी तो हम ई इनवॉइस से रिपोर्टिंग करने के लिए पहले हम इनवॉइस बनाते हैं, नॉर्मल मैनुअल इनवॉइस बनाते हैं, उसको हम रिपोर्ट करते हैं GSTR 1 में, उसको रिपोर्ट ऑटोमेटिक हो जाता है GSTR 2A में, फिर उसको रिपोर्ट करते हैं ई-वे बिल सिस्टम में। एक इनवॉइस बेचारा कहां कहां जाता है, और जाता अपने आप नहीं है, उसको अकाउंटेंट लेके जाता है, चल भाई हाथ पकड़ के चल भाई यहाँ चल, उसके बाद चल भाई यहां डालते हैं तेरे को। ई इनवॉइस में सारा सिस्टम ऑटोमेटिकली, ई-वे बिल भी आपका वहीं से बन जाएगा, ई-वे बिल पोर्टल से ही, मतलब पोर्टल से नहीं बनेगा तो ई-वे पोर्टल से, बट वहां से लिंक हो जाएगा। और GSTR 1 आपके ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। ये वाले जो ई इनवॉइस के कंसेप्ट से आपकी ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी GSTR 1 2A। तो ऑटो पॉपुलेशन का बड़ा फायदा है। इससे क्या होगा, इससे हमारा टाइम बचेगा, और कहते हैं ना टाइम इज मनी, आज की डेट में तो टाइम इज मनी। टाइम बचेगा तो आपका पैसा बचेगा। और गवर्नमेंट तो यहां तक भी कह रही है कि आज आपके अगर लगते हैं 100 रुपए, तो फ्यूचर में ई इनवॉइस आने की वजह से आपके 4 रुपए लगा के लेंगे। ये गवर्नमेंट कह रही है, मैं तो आपको बता रहा हूं। तो रिपोर्टिंग हो जाएगी GSTR 1 में, ई-वे बिल में और 2A में, और ये ट्रांजैक्शन एरर को भी रिमूव करेगा। आज के डेट में किसी कंपनी के अगर एक महीने में हजारों इनवॉइस बनते हैं तो कितनी सारी एरर होती हैं, और एरर को हम ढूंढ भी नहीं पाते। इस सिस्टम के आने की वजह से आपका एरर जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि हमारे सॉफ्टवेयर सारे एरर को कम कर देंगे। उसके बाद स्टैंडर्डाइज हो जाएगी प्रैक्टिस हमारी, ये अच्छी बात है यहाँ पे। और सिस्टम लेवल मैचिंग इजी हो जाएगी इनपुट और आउटपुट की, जो आज की डेट में नहीं हो पा रही, क्योंकि हमारा GST का जो बेस था वो ये था कि मैचिंग कर पाए, हम मैचिंग करके आपको ITC दे पाए, वो हो नहीं पा रहा। ई-वे बिल आने की वजह से मैचिंग हो पाएगी। सबसे बड़ा कारण जो हमारे देश में फेक इनवॉइस चल रहे हैं, मैंने बताया आपको, मैंने गुड्स भेज दिया, डिलीवर हो गया, पेमेंट आ गई, मैंने वो गुड्स को टैली से डिलीट ही मार दिया, शिप डिलीट मार दिया। गवर्नमेंट के पास कोई चारा नहीं है इसको ढूंढने का। तो गवर्नमेंट ने कहा जी जो फेक इनवॉइस चल रहे हैं, जो आप फेक इनवॉइस कर रहे हो, उसको रोकने के लिए हमने ये कंसेप्ट लेके आए हैं ई इनवॉइस। तो ये हो गए इसके एडवांटेज। अब हम बात करते हैं इसके स्टैट्यूटरी प्रोविजन की। लॉ में इसके बारे में एक रूल दिया हुआ है, रूल 48 सब रूल 4, जो बात करता है कि ई इनवॉइस नोटिफाई क्लास पर्सन के लिए बनाया जाएगा, और कमिश्नर उसको कुछ पर्सन को एग्जम्प्ट भी कर सकता है, कुछ क्लास ऑफ पर्सन को एग्जम्प्ट कर सकता है। जैसे कि आप जानते होंगे इनवॉइस जब बनाते हैं तो वो 3 कॉपी में बनते हैं, ओरिजिनल, डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट। गवर्नमेंट ने बोला यहां पे कागजी कार्यवाही थोड़ी कम करो, ई इनवॉइस की 3 कॉपी बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ई इनवॉइस अपने आप में सब पे भारी है, अपने आप में इकलौता ही काफी है, तो 3 कॉपी बनाने की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है जी। तो ई इनवॉइस रिवर्स चार्ज पे भी लगेगा। कुछ लोग बोलते हैं सर रिवर्स चार्ज की सप्लाई पे क्या ई इनवॉइस लगेगा? यस, ई इनवॉइस लगेगा, क्योंकि रिवर्स चार्ज की सप्लाई पे रेसिपिएंट सेल्फ इनवॉइस बनाता है, और वो सेल्फ इनवॉइस के केस में ई इनवॉइस भी जनरेट करेगा। ये मैंने एग्जांपल दिया हुआ है। एक एग्जांपल क्या है जी,
एक टैक्स पेयर है, फर्म ऑफ एडवोकेट है जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर मोर देन 500 करोड़ है, और ये रिवर्स चार्ज में आते हैं। ऑब्वियसली रिवर्स चार्ज में आते हैं क्योंकि एडवोकेट है, और इनके इनवॉइस भी रिपोर्ट होंगे IRP पे रिपोर्ट होंगे, और इनको बनाना पड़ेगा द e-invoice does not arise, not applicable, e-invoice not applicable import of goods। कह रहा है it is since it is notified person to IRP, the other hand the where the specific category of person are received notified person registered person e-invoice notice। तो यहाँ पे कह रहा है कि गवर्नमेंट ने इनको नोटिफाई किया होगा कि इनको e-invoice नहीं बनाना। अगर गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया है, तो गवर्नमेंट उसको नोटिफाई करके भी मना कर सकती है कि आपको ई-इनवॉइस नहीं बनाना। एक कंसेप्ट हमारा ये इंपॉर्टेंट था जो अभी छूट गया हमारे से, किस केस में ई-इनवॉइस बनाना मैंडेटरी है, किस केस में ई-इनवॉइस बनाना मैंडेटरी है, उस बात को भी हम पढ़ लेते हैं। पहली बात, जिसकी टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा की है उसको बनाना जरूरी है ई-इनवॉइस, पहली बात। दूसरी बात, ये बनेगा B2B के लिए और एक्सपोर्ट के लिए। B2C के लिए एज ऑफ नाउ नहीं बनेगा, ओनली B2B के लिए बनेगा। तीसरी बात, सच नोटिफाइड पर्सन आर नॉट रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट B2C इनवॉइस। B2C इनवॉइस को आप रिपोर्ट अभी एज प्रेजेंट नहीं करना है। उसके बाद ई इनवॉइस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ISD, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को ई इनवॉइस, उसको इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं है। तो इस एग्जांपल में हमने नोटिफाई किया हुआ है कि हम रिवर्स चार्ज वालों को भी इनवॉइस नहीं बनाना। तो एग्जम्पशन क्या है जी, देखते हैं एग्जम्पशन क्या है। एग्जम्पशन है कुछ लोगों को एग्जम्प्ट किया हुआ है कि उनको ई इनवॉइस नहीं बनाना। क्या का केस है? पहला है स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट, इनको एलिजिबल नहीं बनाना स्पेशल इकोनॉमिक जोन को। दूसरा है इंश्योरेंस और बैंकिंग कंपनी को नहीं बनाना, GTA को नहीं बनाना, सप्लायर ऑफ पैसेंजर बस, ट्रेन, एयर और शिप, इनको एलिजिबल नहीं बनाना। और लास्ट, मल्टीप्लेक्स थिएटर्स को भी एलिजिबल नहीं बनाना, क्योंकि उनके लिए हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ये तीनों के तीनों, ये चारों के चारों लोग जो हैं, ये सारे लोग कवर थे जिनको हम टिकट इशू करते हैं तो इनको मान लेते हैं कि ये टैक्स इनवॉइस है, तो इनको भी ईवेबल नहीं बनाना। यहां पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहां पे SEZ डेवलपर कवर नहीं है। इसका मतलब SEZ डेवलपर अगर कोई है उसको ईवेबल बनाना है। ये बात लिखी हुई है, क्लियर की है गवर्नमेंट ने कि SEZ डेवलपर को ईवेबल बनाना है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना कि SEZ डेवलपर को इवेबल बनाना है, बट SEZ यूनिट को इवेबल नहीं बनाना। तो ये एग्जांपल दिया हुआ है, ये एग्जांपल पढ़ लेना आप, सिंपल एग्जांपल है। इसमें लिखा हुआ है कि महाराजा प्राइवेट लिमिटेड एंड SEZ यूनिट एंड रेगुलर यूनिट बोथ हैविंग सेम पेन नंबर एंड द एग्रीगेट टर्नओवर इज मोर देन 500 करोड़। तो SEZ यूनिट एग्जम्प्ट है, उसको इवेबल नहीं बनाना, बट हाउएवर जो DTA यूनिट है उसको इवेबल बनाना है, क्योंकि DTA यूनिट अलग है, SEZ यूनिट अलग है। DTA यूनिट को बनाना है, SEZ यूनिट को नहीं बनाना। तो इनकी जो DTA यूनिट है, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया वाले यूनिट है, उसको GST के अंदर इवेबल बनाना पड़ेगा। तो SEZ डेवलपर को नहीं बनाना, SEZ यूनिट को डेवलपर को बनाना है, SEZ यूनिट को इवेबल नहीं बनाना। अब बात आती है सर ईवे बिल जनरेट कैसे किया जाए, हाउ टू जनरेट ईवे बिल, ये भी समझ लेते हैं कि ईवे बिल जनरेट कैसे किया जाता है। फर्स्ट, प्रिपेयर एंड जनरेट ईवे बिल ऑन हिज ओन ERP। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने ERP में आपको इनवॉइस जनरेट करना है। दूसरे सिस्टम पे जाके, जैसे हम ईवे बिल में जाते हैं, ईवे बिल के साइट पे जाके हम ईवे बिल जनरेट करते हैं, ऐसे नहीं करना। अपने ही पोर्टल पे, अपने ही टैली के सॉफ्टवेयर में, अपने ही ERP में आपको ईवे बिल इनवॉइस जनरेट करना है, बट उसको जाके रिपोर्ट कर देना है और उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होना चाहिए।
उसका स्टैंडर्ड स्कीमा होना चाहिए। स्कीमा का मतलब होता है स्टैंडर्ड फॉर्मेट। उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होना चाहिए। जो आप इनवॉइस बनाओगे ई इनवॉइस के लिए टैली के अंदर, उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होना चाहिए। आज से पहले आपका फॉर्मेट स्टैंडर्ड नहीं था, बट आज आपको फॉर्मेट स्टैंडर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ई इनवॉइस को रिपोर्ट करना है, रिकॉर्ड नहीं करना, रिपोर्ट करना है आईआर सिस्टम पे। तो आईआरपी पे आपको रिपोर्ट करना है, इसलिए आपको फॉर्मेट स्टैंडर्ड करना पड़ेगा। और कुछ मैंडेटरी फील्ड होंगी और कुछ ऑप्शनल फील्ड होंगी, वो आप इसमें डाल सकते हो। इसको आप अपलोड कर दोगे कहां पे, आईआरपी इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल, या इसको इनवॉइस रिपोर्टिंग पोर्टल भी कह सकते हो समझने के लिए। तो इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे आपको ये सिस्टम अपलोड करना है। अपलोड कैसे करोगे आप सर? आप अपलोड करोगे CSV फाइल में, क्योंकि इंसान कोडिंग नहीं समझता, मशीन कोडिंग समझती है। तो हमें कोडिंग के अंदर ही उसको अपलोड करना है जो कोडिंग मशीन समझती है। उसके बाद हम क्या करेंगे जी, आईआरपी इस इनवॉइस को वापस भेजेगा अपनी साइन लगाकर। हमने कहा जी, हमने एक सामान भेजा किसी गवर्नमेंट कंपनी को, उन्होंने अपने साइन मार के आपको वापस दे दिए। मतलब एक तरह से गवर्नमेंट ने आपसे इनवॉइस लिया, उसको चेक करा, वैलिडेट करा, और वो भी काफी हद तक वैलिडेट नहीं करा, कुछ कुछ बातें वैलिडेट करी और उसको साइन मार के आपको वापस कर दिया। उस पर क्यूआर कोड लगा दिया कि भैया ये क्यूआर कोड के हिसाब से आपका इनवॉइस, अगर कोई ऑफिसर चेक करे और किसी रोड पे खड़ा होकर चेक करे, और कैसे चेक करे, उसके पास एक मशीन है क्यूआर रीडिंग मशीन, ऑफिसर ने बोला जी मेरे को आपका इनवॉइस चेक करना है, उसने वो क्यूआर कोड स्कैन करा और मशीन में चेक करा कि ये इनवॉइस तो जेन्युइन है, ये गवर्नमेंट के पोर्टल पे रिपोर्टेड है, और ये इनवॉइस का माल कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है और किसका है, वो सारा उस ऑफिसर के मशीन में आ जाएगा उस क्यूआर कोड से। तो गवर्नमेंट ने क्या काम करा जी, गवर्नमेंट ने बोला हम आपका इनवॉइस साइन करेंगे, प्लस उसके ऊपर एक क्यूआर कोड जनरेट करेंगे, प्लस एक IRN कोड जनरेट करेंगे जो होगा 64 डिजिट का, जो आपको समझ नहीं आने वाला और समझने की कोशिश करना भी मत। तो IRN जनरेट होगा और ये डिजिटली साइन होके आपको वापस भेज दिया जाएगा। आपके पास वो साइन होके वापस आ गया। आपने क्या करना है जी, उस इनवॉइस को शेयर कर दो अपने वेंडर को, बोलो जी अब लो मेरा इनवॉइस, अब लो मेरा इनवॉइस, इसके अंदर IRN कोड भी है 64 डिजिट का, इसके अंदर QR कोड स्कैनर भी बना हुआ है, ये अब मेरा इनवॉइस एक्चुअली में मेरा ये सही इनवॉइस हो गया। से तो बड़ा मुश्किल काम लग रहा है हमें। बताओ हमारे 1000 बिल है, 1000 बिल को पहले भेजो फिर वापस आएगा, फिर वेंडर को भेजो, कितना सुगति वाला काम है सर ये। तो हमारे जो सॉफ्टवेयर है उन्होंने ये काम आसान कर दिया है। काफी सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल हैं जिन्होंने क्या करा है कि आपके एक क्लिक पे वो वहां चला भी जाएगा और वहां से सेंड करके आ भी जाएगा। वो मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरी क्लास की लिमिटेशन है। आप एक क्लिक करोगे टैली के अंदर, एक सॉफ्टवेयर के अंदर एक क्लिक करोगे तो वो गवर्नमेंट के पोर्टल पे चला भी जाएगा इनवॉइस, और वहां से साइन होके क्यूआर जनरेट होके और IRN बन के वापस भी आ जाएगा। आप बोलोगे सर हमारा इंटरनेट खराब हो गया, हमारा इंटरनेट काम नहीं कर रहा और सामने ट्रक खड़ा हुआ है, माल लेके जाना है जी, हमारा इंटरनेट काम नहीं कर रहा, हमारे यहाँ बिजली नहीं आ रही, हमारे यहाँ समस्या है, गांव के अंदर रहते हैं हम, हमारे यहाँ बिजली की समस्या है, हमारे यहाँ इंटरनेट की समस्या है, और हम तो जम्मू कश्मीर में रहते हैं, वहां तो 2G नेटवर्क आता है, तो वहां पे कैसे बनाएंगे हम ये इनवॉइस। गवर्नमेंट ने इसका भी समाधान दिया। गवर्नमेंट ने कहा जी आप अपने सॉफ्टवेयर में IRN, क्या बोला मैंने, IRN 64 डिजिट का जनरेट कर सकते हो। टैली वाले इस पे काम कर रहे हैं और सॉफ्टवेयर भी काम कर रहे हैं। अब कोई बंदा कहता है सर मेरे पास टैली भी नहीं है, मेरे पास BZ भी नहीं है, मेरे पास ERP भी नहीं है, मेरे पास SAP भी नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, बताओ मैं ये जनरेट कैसे करूं। हमने कहा जी आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हो अपनी? हाँ जी भरते हैं। कैसे भरते हो? सर हमारे पास कंप्यूटेशन का सॉफ्टवेयर है, हमारे पास
मतलब बहुत सारे सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए। अब कोई गरीब आदमी है, उसके पास इनकम टैक्स का सॉफ्टवेयर ही नहीं है, तो वो क्या करेगा? वो गवर्नमेंट की यूटिलिटी भी यूज कर लेता है, जो कि एक्सेल यूटिलिटी होती है। एक्सेल यूटिलिटी को वो यूज कर लेता है। गवर्नमेंट बोला चिंता मत करो, आपके पास टैली भी नहीं है, बीजी भी नहीं है, ईआरपी भी नहीं है, हम आपको एक्सेल यूटिलिटी देंगे। उस एक्सेल यूटिलिटी में टेबल फॉर्म में, एक्सेल फॉर्म में अपने इनवॉइस नंबर, डेट, पार्टी नेम, जीएसटी नंबर डाल दो और वहां पे एक क्लिक कर दो, आपका इनवॉइस जाएगा साइन होके और क्यूआर जनरेट होके वापस आ जाएगा। डरने वाली बात नहीं है। बैच में भी आप अपना क्यूआर कोड IRN जनरेट कर सकते हो। ये नहीं कि आपको एक एक करके आपको इनवॉइस भेजना है और उसको वापस रिसीव करना है। कुछ लोग कह रहे हैं जी हमारा सिस्टम हैक हो जाएगा, हमारा सिस्टम गवर्नमेंट हैक कर लेगी, गवर्नमेंट हमारे सिस्टम में घुस जाएगी, गवर्नमेंट हमारे सर्वर के अंदर एक्सेस ले लेगी। जैसे कि जब आपने सुना होगा, जब ये ऐप आई थी कोरोना के काल में, आरोग्य सेतु ऐप, बहुत लोगों ने बोला सर हम इस ऐप में नहीं जाएंगे, इस ऐप के अंदर जाते ही गवर्नमेंट हमारे आधार से हमारी सारी जानकारी ले लेगी। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होता यार, बेकार की बातें कर रहे हो। पहली बात तो ये है जी, आपके सॉफ्टवेयर में गवर्नमेंट नहीं घुस रही, आपके टैली में गवर्नमेंट नहीं घुस रही, आपके बीजी में गवर्नमेंट नहीं घुस रही। गवर्नमेंट कह रही है जी अपने टैली से CSV फाइल बनाओ और उस फाइल को भेजो हमारे पास। हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप सर्वर लिंक कर दो, आपकी मर्जी है। आपने अगर फाइल बना के भेज दो तो आपकी फाइल सर्वर पे जाएगी। और कौन से सर्वर पे? ये जाएगी NIC के सर्वर पे। यहां जाएगी आपकी फाइल, यहां से साइन होके QR कोड लगकर वापस आपके पास आ जाएगी। तो ये आपका जो अप्रेंशन है कि हमारा सर्वर का एक्सेस चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इस बात को आप इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दो। अब हम बात करते हैं कैंसिलेशन की। सर कैंसिलेशन क्या हो सकता है ईवे बिल का? अरे भाई साहब, मैंने बोला आपको ये जो ई इनवॉइस है, ये आप बना नहीं रहे गवर्नमेंट के पोर्टल पे जाके कि आप जाके वहां पे अमेंड करो। आप बोलो जी मैंने ई इनवॉइस बना दिया, अब मुझे इसको चेंज करना है। क्योंकि चेंज करना तो हमारी आदत है, गलतियां इंसान से होती हैं, ह्यूमन एरर होती हैं। कुछ गलती आपसे हो गई, आपका ई इनवॉइस गलत बन गया है, तो 24 घंटे में आप उसको कैंसिल कर सकते हो। 24 घंटे में, क्योंकि जो ये IRN सॉफ्टवेयर है, IRN जो गवर्नमेंट का पोर्टल है, कॉमन पोर्टल, इसके अंदर आपकी इनवॉइस की डिटेल 24 घंटे रहेगी। उसके बाद ये रिपोर्ट चली जाएगी GSTN के पास और उसके बाद कह रहे जी हम हो गए खाली, हमारी रैम में इतनी स्पेस नहीं है कि हम आपकी सारी जानकारी हमेशा के लिए रखें। 24 घंटे बाद आपकी इनवॉइस की डिटेल हमारे यहां से उड़ जाएगी, चली जाएगी। 24 घंटे के बाद आपको अपने इनवॉइस में कोई चेंज करना है तो अपने रिकॉर्ड में कर लो और GSTR 1 में चेंज, वहां पे चेंज आप कर लेना जब आप GSTR 1 फाइल करोगे। तो 24 घंटे तक आपको अलाउड है, उसके बाद आपको अलाउड नहीं है। अमेंडमेंट जो होगी आपकी बाद में GST पोर्टल भी होगी, ये बात लिखी हुई है, GST पोर्टल पे होगी और उसके बाद अमेंडमेंट पॉसिबल नहीं है। अमेंडमेंट इज नॉट पॉसिबल। तो 24 घंटे तक आप कैंसिल कर सकते हो बट अमेंड नहीं कर सकते। दोनों वर्डों में डिफरेंस है। यहां पे लिखा हुआ है कैंसिल कर सकते 24 घंटे में, बट अमेंडमेंट नहीं कर सकते। अमेंडमेंट का राइट सिर्फ GST पोर्टल के पास है, IRP के पास अमेंडमेंट का राइट नहीं है। ठीक है जी, तो ये बात हो गई है। उसके बाद है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। स्कीमा क्या होती है सर? स्कीमा एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है जिसको मशीन रीड कर पाए। अब एक बंदे ने इनवॉइस का नंबर यहाँ लिखा है, बीच में किसी ने साइड में लिखा है, किसी ने नीचे लिखा है, तो मशीन क्या उसको ढूंढेगी? यहाँ इनवॉइस नंबर यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है। मशीन कहती है हमारे को तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में देना ये इनवॉइस, तभी हम पढ़ पाएंगे, हम तो मशीन है, हम कोई दिमाग वाले ह्यूमन बीइंग तो नहीं है। तो मशीन कहती है जी स्कीमा के अंदर जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, उस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ही आप हमारे को ई इनवॉइस बना के दोगे ताकि हमारी कोई मशीन पढ़ने में दिक्कत ना करे। ये तो हो गई जी बात। ये मैं बता चुका हूं। क्विक रिस्पॉन्स QR कोड होता है। QR कोड क्या होता है? जो आपको बड़ी आसानी से, आप देखा होगा आपने पेटीएम वगैरह आप करते हो, आजकल वो करते हो गूगल पे,
तो आप जाते हो शॉपकीपर के पास, उसका क्यूआर कोड से स्कैन करते हो और अपने आप ही वो आपको पेमेंट पे ले जाता है डायरेक्टली। तो उस पेमेंट पे ले जाने वाले क्यूआर कोड को बोलते हैं डायनेमिक क्यूआर कोड। एक होता है स्टैटिक क्यूआर कोड जो आपको पेमेंट पे लेके नहीं जाता, आपको पूछता है कि आपको कितना अमाउंट डालना है इसके अंदर, अमाउंट आप भरते हो। बट डायनेमिक क्यूआर कोड क्या होता है कि जब आप स्कैन करते हो तो आपको डायरेक्टली अमाउंट के साथ आपको वहां अपने बैंक अकाउंट के अंदर वहां पे बैंक डिटेल में ले जाता है ताकि आप पेमेंट अमाउंट का कर पाओ। तो क्यूआर कोड जनरेट होने से क्या फायदा होता है, हमारा टाइम बचता है और हम बिना इंटरनेट के और बिना किसी सॉफ्टवेयर के भी हम चेक कर सकते हैं ऑफिसर कि इस क्यूआर कोड के हिसाब से इनवॉइस किसका है, कंसाइनमेंट किसका है और ये कहां जाने वाला है। इनवॉइस ऑल्सो अवेलेबल और ई कॉमर्स ऑपरेटर, इनके लिए भी अवेलेबल है, ध्यान रखना ई कॉमर्स अवेलेबल है ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए भी। तो ये हमारा एक छोटा सा कंसेप्ट है ई इनवॉइस का जो हमने समझा। आई होप आपको पसंद आया हो और इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। और ये कंसेप्ट आपके वैसे हर जगह इंपॉर्टेंट है, चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो कोई स्टूडेंट हो। खास करके स्टूडेंट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है फॉर द पर्पज ऑफ एग्जामिनेशन एज वेल। तो ये हमारा टॉपिक समझा हमने, ई इनवॉइसिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू।